हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी निधि गुप्ता, योर इंग्लिश कोच। कैसे हैं सब लोग? तो देखो, आप लोगों ने मुझे रिक्वेस्ट किया, बहुत सारा रिक्वेस्ट किया कि मैम पोइटिक डिवाइसेस के ऊपर एक वीडियो प्लीज़ बना दीजिए। कितनी तरीके के पोइटिक डिवाइसेस हैं जो हमारे क्लास 10th में आएंगे, राइट? सो क्लास 10th में कितने पोइटिक डिवाइसेस ऑलमोस्ट आ रहे हैं, वो सारे मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं। एक तो रह जाएगा तो आप लोग मुझे कॉमेंट में बता देना। तो आज के वीडियो में हम लोग इन फिगर ऑफ स्पीच को पढ़ने वाले हैं। आप लोगों को मैं एक चीज़ बता देती हूँ कि क्या होता है फिगर ऑफ स्पीच और क्या। अब ये देखो, इसको ना पार्ट ऑफ स्पीच से कंपेयर नहीं करेगा कोई। पार्ट ऑफ स्पीच ग्रामर में होता है, फिगर ऑफ स्पीच लिटरेचर में होता है, ठीक है? तो क्या होते हैं ये फिगर ऑफ स्पीच और पोइटिक डिवाइसेस, क्या ये दोनों सेम है या अलग है? बच्चों को बहुत सारे क्वेश्चंस रहते हैं, ठीक है? तो इनको लिटरेरी टर्म्स भी बोल सकते हैं, पोइटिक डिवाइसेस भी बोल सकते हैं, फिगर ऑफ स्पीच भी बोल सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है, वो मैं आपको बता देती हूँ। जैसे कि जो पोइटिक डिवाइसेस हैं वो एक पोम में यूज होंगी, ठीक है? तो मान लीजिए मैंने कोई पोम है, मैंने मान लो पोम पढ़ी है फॉग, राइट? अब इसके अंदर पोइटिक डिवाइसेस क्या क्या हो सकती हैं? पोइटिक डिवाइसेस के अंदर इसकी राइम स्कीम आ सकती है कि भाई राइम स्कीम क्या है, फ्री वर्ड्स है, ब्लैंक वर्ड्स है, क्या है ना? और क्या आ सकता है इसमें? कौन कौन से फिगर ऑफ स्पीच यूज हुए हैं? फिगर ऑफ स्पीच मतलब कि मेटाफर, सिमली, ओनोमोटोपिया, ऑक्सीमोरोन, ये जितने भी फिगर ऑफ स्पीच बोलते हैं इन टर्म्स को, ठीक है? तो हर पोम के अंदर राइमिंग स्कीम होगी, फिगर ऑफ स्पीच होंगे, और भी कई सारे डिवाइसेस हो सकते हैं। इन सबको हम लोग क्या बोलेंगे? इसके लिटरेरी टर्म बोलेंगे। तो लिटरेरी टर्म एक बहुत बड़ा वर्ड हो गया, ठीक है? लिटरेरी टर्म में सब आ गया, पोम भी लिटरेरी टर्म का पार्ट हो गया। लिटरेरी टर्म्स, ठीक है? इसके अंदर हमारे कुछ क्या होंगे? इसके अंदर हमारे कुछ होंगे पोइटिक डिवाइसेस, ठीक? और उन पोइटिक डिवाइसेस को अगर हम देखें तो यहाँ पे कुछ फिगर ऑफ स्पीच होंगे और बाकी के बहुत सारे पोइटिक डिवाइसेस हो सकते हैं। तो इस तरह से ये वेन डायग्राम मैंने आपको बना के दिया। लिटरेरी टर्म एक ब्रॉड वर्ड है, इसके अंदर पोइटिक डिवाइसेस होती है और पोइटिक डिवाइसेस में से ही एक डिवाइस होती है फिगर ऑफ स्पीच। क्लियर हो गया भाई? तो राइमिंग स्कीम अलग होती है, फिगर ऑफ स्पीच अलग होती है, लेकिन इन दोनों को पोइटिक डिवाइसेस बोल सकते हैं हम। तो अभी हम लोग आज के सेशन में फिगर ऑफ स्पीच समझने वाले हैं, जैसे सिमली हो गया, मेटाफर हो गया, पर्सोनिफिकेशन हो गया, ऑक्सीमोरोन हो गया, ओनोमोटोपिया हो गया, है ना, पैराडॉक्स हो गया, बहुत सारे होते हैं, वो हम सारे एक एक करके आज पढ़ेंगे। चलो जी। सो फिगर ऑफ स्पीच सबसे पहले होती क्या है और यूज क्यों करनी है? तो जैसे आप कभी किसी पार्टी में जाते हैं तो एक ड्रेस पहनी आपने और आप सीधे चले जाते हैं क्या? नहीं ना, आप ऑर्नामेंट्स भी पहनते हैं, मतलब कि अपने आप को और अच्छे से तैयार करेंगे, ज्वेलरी पहनेंगे, सैंडल्स पहनेंगे, है ना, नेकलेस, इयररिंग्स, जो भी कुछ आपको पहनना है। अगर आप गर्ल हैं, अगर आप बॉय हैं, तो आप देखेंगे आपने बो अच्छे से लगाई है, टाई किया है कि नहीं किया है, स्पेक्स अच्छे से, मतलब कोई अच्छे से ग्लासेस पहनेंगे। तो आप अपने आप को क्या चाहते हैं? और ज़्यादा आपका इम्प्रोवाइज्ड वर्जन चाहते हैं। ऐसे ही पोम भी होती है। सिंपल पोम को लिखना और पोइटिक डिवाइसेस ऐड करके उसको लिखना, दोनों में डिफरेंस होता है, ठीक? तो एक पोम को और ज़्यादा ब्यूटीफुल बनाने के लिए, और ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाने के लिए, और ज़्यादा अंडरस्टूड कराने के लिए आपको वहाँ पे फिगर ऑफ स्पीच यूज़ करने पड़ते हैं। फिगर्स ऑफ स्पीच आर वर्ड्स एंड फ्रेजेस दैट डिपार्ट फ्रॉम स्ट्रेट फॉरवर्ड लिटरेचर, लिटरल लैंग्वेज। तो क्या करते हैं ये? जो भी लिटरल लैंग्वेज है उनसे थोड़े अलग होते हैं और उनको ऐड करके आपकी जो पोम है वो और ज़्यादा क्राफ्टेड हो जाती है। सो फिगर ऑफ स्पीच आर ऑफन यूज एंड क्राफ्टेड फॉर emphasizing freshness, expression and clarity of words in a poem। तो एक पोम को सुंदर बनाना ही उसमें पोइटिक डिवाइसेस यूज करना है। एक एक करके पढ़ने शुरू करेंगे। तो कुछ इंपॉर्टेंट पोइटिक डिवाइसेस या फिगर ऑफ स्पीच आप इनको बोलिए, हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। जैसे सिमली पढ़ेंगे, मेटाफर, पर्सोनिफिकेशन, एलिटरेशन, एनाफोरा, एसोनेंस, ओनोमोटोपिया, हाइपरबली, मिटोनमी, ठीक है, ऑक्सीमोरोन, पैलिंड्रोम क्या होता है, ये मेन चीजें आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। इसमें से कुछ डिफिकल्ट होंगी, हो सकता मतलब आपके लिए नहीं होंगी, हो सकता है मैं उनको कवर ना करूं आज। बाकी की जो इजी हैं आप लोग के लिए वो हम लोग आज कवर करेंगे। अब देखो, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं सिमिली की। सबको पता है सिमिली क्या होता है, ठीक है? यू नो व्हाट इज सिमिली। और इसमें से मुझे ये भी बताना आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में कि इनमें से कौन सा वाला आपने सुना ही नहीं है कभी भी। कमेंट में लिखना, ठीक है? राइट इन दी कमेंट कि इसमें से कौन सा वाला अभी तक आपने सुना भी नहीं है। तो आई विल सी इन दी कमेंट कि आपको कौन सा वाला आता नहीं है, ठीक है? सिमली की बात करते हैं। क्या होता है सिमली? देखो भाई, दो चीजों को कंपेयर किया जाता है। जैसे यहाँ पे आपको ये क्यूकम्बर दिख रहा है, ओके, और इसके पीछे क्या दिख रही है? आइस दिख रही है। यहाँ पे दो चीजें कंपेयर हो रही हैं और आपको बोला जा रहा है एज कूल एज अ क्यूकम्बर। तो अगर
आपको क्यूकम्बर को कंपेयर करना है तो आप कूलनेस से कंपेयर कर रहे हैं उसको, इसी को बोलते हैं सिमिली। दो चीजों को कंपेयर करना, दो अनलाइक चीजों को कंपेयर करना, लेकिन इसको जानने का एक बहुत इजी ऑप्शन होता है। वर्ड्स लिखे होंगे एज या फिर लाइक, तो जब दो चीजें कंपेयर हो रही होंगी ना तो उनको ऐसे बोला जाएगा, एज और लाइक से बोला जाएगा। और जैसे ये दिख जाए समझ लो कि क्या हो रहा है, यहाँ पे सिमिली यूज हो रही है। सिमिली की स्पेलिंग सब लोग याद कर लेंगे, स्माइल वाली स्पेलिंग नहीं होती है, ये होती है SIMILE, ठीक है। सो अ सिमिली इज द कंपैरिजन ऑफ टू अनलाइक थिंग्स यूजिंग लाइक और एज। मतलब आपके सेंटेंस में लाइक और एज में से कोई एक चीज होनी चाहिए, तभी हम कंपैरिजन को वैलिड मानेंगे। तो जब हम बोलते हैं कि तुम बहुत ब्रेव हो तो हम बोलते हैं यू आर एज ब्रेव एज अ लायन। तो यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, तुमको लायन से कंपेयर कर दिया, तो यू को किससे कंपेयर कर दिया, लायन से, इन टर्म्स ऑफ ब्रेवनेस, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे क्या किया, किसी पर्सन को क्यूकम्बर से कंपेयर कर दिया इन टर्म्स ऑफ कूलनेस। सो यू वर एज ब्रेव एज लायन, तो जितना ब्रेव लायन है उतनी ही ब्रेव तुम हो, तो तुम्हारा डायरेक्ट कंपैरिजन लायन से हो रहा है। और देखो आपने नोटिस किया यहाँ पे क्या यूज हो रहे हैं, एज वर्ड यूज हो रहा है, एज मतलब कि कंपैरिजन के लिए एज को यूज किया गया, यही दिखेगा आपको हर जगह। यू आर एज प्रिटी एज डॉल, तो अगर प्रिटीनेस की बात की जाएगी तो आप उतनी ही प्रिटी है जितनी एक डॉल होती है, ठीक है। तो दोनों को यहाँ पे फिर से इनडायरेक्टली कंपेयर कर दिया गया है। सो एज से किया गया है। यहाँ पे हम लोग ये भी बोल सकते हैं यू आर लाइक अ डॉल, अगर मैं ऐसे बोलती हूं तो भी चलेगा, ये भी सिमिली हो गई क्योंकि मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, लाइक लगा दिया, तो तुम एक डॉल की तरह हो, यू आर लाइक अ डॉल, तो लाइक हो गया या एज हो गया। ऐसे कोई भी कंपैरिजन में इन वर्ड्स को यूज करेंगे तो उसको सिमिली बोलेंगे। अब जो दूसरा हमारा फिगर ऑफ स्पीच है मेटाफर, ये इसमें कुछ नया देखने को आपको मिलेगा, मतलब कि कंपैरिजन यहां भी होगा लेकिन आपको लाइक और एज नहीं देखने को मिलेगा। यहां पे भी क्या हो रहा है बेटा, कंपैरिजन यहां पर भी हो रहा है, लेकिन अब आपको दो वर्ड्स जो हमारे थे ना एज एंड लाइक वो देखने को नहीं मिलेंगे। आप क्या करोगे, कैसे पता लगाओगे कि कंपैरिजन हो रहा है। आपने ये लाइन शायद कभी सुनी होगी बचपन में, या इसको फ्रेज बोलते हैं, ये मेटाफर का एग्जाम्पल होता है। दैट जो हमारा कैमल होता है ना, कैमल, कैमल इज शिप ऑफ डेजर्ट। कैमल कौन होता है, शिप ऑफ डेजर्ट होता है। तो यहां पे आपको इस लाइन से क्या समझ आया मुझे बताओ। अगर मैं लिखती हूं कि कैमल इज शिप ऑफ डेजर्ट, मैं लिख देती हूं एक सेकेंड। अगर मैं लिखती हूं कैमल इज द शिप ऑफ द डेजर्ट, ठीक है। तो यहां पे मैंने अभी क्या लिखा, कैमल डेजर्ट का शिप है। तो जिस तरह से एक शिप वाटर में काम आता है और वाटर में एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए शिप का यूज किया जाता है सी में, है ना, उसी तरह से डेजर्ट में एक तरह से दूसरी तरफ जाने के लिए किसका यूज किया जाता है, कैमल का। तो कैमल को किससे कंपेयर कर दिया, एक शिप से कंपेयर कर दिया यहां पर। लेकिन क्या कहीं भी लिखा हुआ है इज एंड लाइक, एज एंड लाइक, एज एंड लाइक, नहीं ना। हमें कहीं भी ये नहीं बोला गया कि कैमल इज लाइक अ शिप और कैमल इज एज गुड एज अ शिप, ऐसा कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। लेकिन फिर भी हमें पता चल गया कि यहाँ पे इनडायरेक्टली कैमल को शिप से कंपेयर कर दिया है। ऐसी जगहों पर आपको मेटाफर यूज करता हुआ दिखेगा। तो ये सिमिली से थोड़ा टफ होता है। क्यों टफ होता है सिमिली से, क्योंकि यहाँ पे आपको लाइक और एज नहीं मिलते और कभी कभी आपको पता ही नहीं चलता कि कंपैरिजन भी हुआ है। जैसे इस लाइन में अगर मैं आपको ना बताती कि कैमल इज द शिप ऑफ अ डेजर्ट में हमने कैमल को शिप से कंपेयर किया है, काफी सारे बच्चों को शायद पता भी नहीं चलता कि इसमें सेंटेंस में हो क्या रहा है। और जब आपसे बोल दिया जाता है प्रेशर में कि बताओ जल्दी से इसमें कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है, तो आप बिल्कुल ही नहीं बताते, क्योंकि आप और ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं सारी फिगर ऑफ स्पीच ढूंढने में कि कौन सा वाला हो सकता है। तो ऐसे में एक बहुत छोटी सी हिंट है कि जब कुछ और ना मिले तो समझ लो वो मेटाफर है। मेरी टीचर ने मुझे स्कूल में बताया था कि कुछ ना मिले तो समझ लो वहां मेटाफर आएगा, क्योंकि आप और कुछ तो इजीली मिल भी जाएगा, मेटाफर इजीली नहीं मिलता है। पर्सोनिफिकेशन इजीली मिल जाता है, ओनोमोटोपिया, हाइपरबली सब मिल जाता है। अभी मैं आपको और भी सिखाऊंगी, आपको मिल जाएंगे। तो कुछ नहीं समझ आए तो मेटाफर लगा देना। ये तब की बात है जब मैं 11th-12th में थी, लेकिन फिर धीरे धीरे मुझे मेटाफर ढूंढना आ गया हर लाइन में, अगर होता है उसमें तो आपको भी ऐसे ही धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। डोंट वरी, कंफ्यूज होने वाली इसमें कोई बात नहीं है, ठीक है।
तो चलो फिर आगे बढ़ते हैं। इसको मेटाफर को मैं आपको समझा चुकी हूँ। एज जैसे सिमिली में एज और लाइक के साथ यूज होता है, मेटाफर में एज और लाइक आपको नहीं मिलेगा। ठीक है। सो मेटाफर क्या होता है? मेटाफर, अ मेटाफर इज द कंपैरिजन ऑफ टू अनलाइक थिंग्स। ये पीछे भी यही लिखा हुआ था, आपको याद होगा शायद अच्छे से, है ना? कंपैरिजन ऑफ टू अनलाइक थिंग्स और एक्सप्रेशंस समटाइम्स यूजिंग द वर्ब टू बी। टू बी वर्ब कौन सी हो गई? टू बी वर्ब कौन सी होती है? जैसे इज, एम, आर, वॉज, वर। जैसे मैंने भी अपने सेंटेंस में अभी अभी क्या लिखा हुआ था? कैमल इज शिप, ये लिखा हुआ था ना। तो कैमल इज द शिप, कैमल शिप है, मैंने बोल दिया सीधी सीधी कैमल शिप है, तो फिर कंपेयर ही हो गया, इस कंपैरिजन ही हो गया इसका। सो इज, एम, आर, वॉज, वर, इनको टू बी फॉर्म कहते हैं। तो टू बी वर्ब्स के साथ में इनका यूज होता है। जैसे सिमली में लिखते हैं एज और लाइक, वो यहाँ पे आपको नहीं मिलेंगे। ठीक है। तो नॉट यूजिंग लाइक और एज और लाइक यहाँ पे आपको कभी नहीं मिलेंगे। मेटाफर के कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। यू आर एज प्रिटी एज डॉल, अगर मैं इस तरह से बोलती हूँ तो ये क्या मेटाफर है? नहीं, ये क्या है? ये सिमिली है, क्योंकि यहाँ पे क्या मिल रहा है? एज। लेकिन अगर मैंने किसी को डायरेक्टली बोल दिया यू आर अ डॉल, तो क्या यहाँ पे मैंने उसको डॉल से कंपेयर किया या नहीं किया? बिल्कुल किया। मैंने यहां पर भी इस बच्ची को, जिसको मैंने यू आर अ डॉल बोला होगा, उसको डॉल तभी तो बोला क्योंकि मुझे वो डॉल की तरह लग रही है। तो अगर मैं बोलती हूँ यू आर एज प्रिटी एज डॉल, तो ये सिमिली हो जाएगा। लेकिन अगर मैं किसी को देख के बोलती हूँ यू आर अ डॉल, तो अभी मैं कंपेयर ही कर रही हूं, लेकिन सिमिली ना लगा के अब मैं उसको मेटाफर बोलूंगी। यही डिफरेंस होता है मेटाफर और सिमिली में। आई होप सबको क्लियर हो रहा होगा। अगर मैंने बोला लाफ्टर इज द बेस्ट मेडिसिन, देखो हर जगह आपको क्या मिलेगा? टू बी फॉर्म मिलेगी, है ना? इज, एम, आर। लाफ्टर इज द बेस्ट मेडिसिन, तो मैंने लाफ्टर को किससे कंपेयर किया? मेडिसिन से कंपेयर कर दिया कि अगर मेरी तबीयत खराब है तो मेडिसिन लेके सही हो सकती हूँ। लेकिन एट द सेम टाइम अगर मैं साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखती हूँ, तो अगर मेरी तबीयत खराब है और मुझे कोई हंसाए जोर जोर से, मेरा टाइम अच्छे से यूटिलाइज कराए और हम लोग बातें करें, मस्ती करें, मेरे को अच्छी अच्छी मेमोरीज याद आए, तो मैं सही हो जाऊंगी कि नहीं हो जाऊंगी? आप नोटिस करोगे उस टाइम पे आपको अच्छा फील होगा। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट बिग डिजीजेस, लेकिन जब हमारी नॉर्मल घर में तबीयत खराब होती है, मैं तब की बात कर रही हूँ। इनफैक्ट बोला गया है कि लाफ्टर से तो अच्छे अच्छे लोग सही हो जाते हैं, मतलब अच्छी अच्छी बीमारियां सही हो जाती हैं। सो लाफ्टर इज द बेस्ट मेडिसिन, अगर मैं ऐसा बोलती हूँ तो मैंने लाफ्टर को मेडिसिन से इनडायरेक्टली कंपेयर कर दिया बिना एज और लाइक लगाए। टाइम इज मनी, क्यों बोलते हैं हम ऐसा? क्योंकि जितना प्रेशियस मनी मानते हैं उतनी ही प्रेशियस टाइम भी होता है। हम पैसे को फालतू खर्च नहीं करते, टाइम को भी फालतू खर्च नहीं करना चाहिए। पैसे की हम वैल्यू करते हैं। 5 रुपए का नोट, 10 रुपए का नोट भी हमारे पास होगा तो हम उसको फेंक नहीं सकते। ऐसे ही टाइम के लिए भी 5 मिनट 10 मिनट भी आपको वेस्ट नहीं करने चाहिए। तो टाइम इज एज प्रेशियस एज मनी, सिमिली बन जाएगा। टाइम इज मनी मेटाफर बन जाएगा। टाइम इज एज प्रेशियस एज मनी अगर मैं लिखती हूं तो क्या होगा? वो सिमिली बन जाएगा। और टाइम इज मनी बोलती हूं तो वो क्या होगा? मेटाफर बन जाएगा। अल्टीमेटली दोनों में कंपैरिजन हो रहा है। आई होप सिमिली और मेटाफर आपको अच्छे से समझ आ गया होगा, क्योंकि मेटाफर ये कैसा होता है जो ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग फिगर ऑफ स्पीच होती है। नेक्स्ट की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट आपके लिए जो फिगर ऑफ स्पीच मेन है, इंपॉर्टेंट है, वो है पर्सोनिफिकेशन। Giving human qualities to things that are not human. Inanimate objects को, जो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स होते हैं, उनको हम पर्सोनिफाई करते हैं। हिंदी में इसको बोला जाता है मानवीकरण करना, मतलब कि उसको मानव की क्वालिटीज दे देना। जैसे आपने सुना होगा बहुत बार कि द मून इज लुकिंग एट मी, है ना? द मून इज लुकिंग एट मी, मतलब जो शायरी, शेर व शायरी करते हैं तो आपने ऐसे सुना होगा, हवाएं चलने लगी, है ना? अब हवाएं कैसे चलेंगी? हवाएं चलना मतलब द विंड इज ब्लोइंग, हवा चल नहीं रही है सड़क पे, हवा एक्चुअल में क्या कर रही है? अपने जो उसका फिनोमिना है नेचुरल, उस तरह से वो ब्लो कर रही है। लेकिन अगर आप बोलते हैं कि धरती थम गई, चांद सितारे नीचे गिर गए, हवाएं चलने लगी और फूल हंसने लगे, तारे मुस्कुराने लगे, अगर आप ऐसा कुछ भी बोलते हैं तो वो एक्चुअली क्या हो रहा है? ये आप पर्सोनिफाई कर रहे हैं। ठीक है। फूल मुस्कुरा नहीं सकता, फूल दिखने में इतना फ्रेश है कि आप उसको पर्सोनिफाई कर सकते हैं। आप बोल सकते हैं फूल मुस्कुरा रहा है या फूल द फ्लावर स्माइलिंग, मतलब हिंदी में ये वर्ड्स बहुत। और आप हिंदी पोम्स अगर देखोगे ना, इंग्लिश में तो होता ही है ऑब्वियसली, हिंदी पोम्स में
आप देखोगे तो पर्सोनिफिकेशन जान होता है पोम्स की एंड शायरियों की, क्योंकि जो शायरी की जाती है या जो पोम्स हिंदी की कविताएं होती हैं उनमें यही होता है, मानवीकरण होता रहता है पोम्स का। यही जो मैं आपको बोल रही हूँ कि पेड़ खुश हो गए, नाचने लगे, पेड़ नाचने लगे, है ना। तो ट्रीज आर डांसिंग, अगर मैं बोलती हूँ ट्रीज आर डांसिंग, इसका क्या मतलब हुआ वैसे बताओ। मतलब ये हुआ कि हवा चल रही होगी शायद से, और जो ट्रीज हैं उनकी जो ब्रांचेस हैं वो इधर से उधर क्या कर रही होंगी, डांस। ऐसा लग रहा होगा देखने में कि वो डांस कर रही हैं, लेकिन वो एक्चुअल में डांस नहीं, ह्यूमन बींग्स कैन डांस ना। आप और मैं डांस कर सकते हैं, लेकिन ये लोग कैसे डांस कर सकते हैं, ट्रीज कैसे डांस कर सकते हैं, नॉन लिविंग थिंग है। तो ऐसे ही इसको बोलते हैं मानवीकरण करना। सो द मून लुक डाउन एट मी, मून मेरी तरफ देखा, कोई पर्सन नहीं है, कैसे देख सकता है आपकी तरफ, मून तो बस अपना काम कर रहा है, वो आया है अपने टाइम पे शाइन कर रहा है स्काई में, वो आपको देख नहीं रहा है, ठीक है। सो ये बोलने के तरीके हैं। अब जैसे अगर हम लोग नेचुरल थिंग्स को भी छोड़ दें तो भी बहुत सारी चीजें हैं जो ऐसे आपको देखने को पढ़ने को मिल सकती हैं, ठीक है। हम लोग नेचुरल थिंग्स की बातें नहीं कर रहे हैं, नॉर्मल थिंग्स की बातें कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई वॉन्टेड टू गेट मनी बट द एटीएम डाइट। अब मैं, नॉर्मल थिंग है ये, एटीएम एक नॉन लिविंग कमरा है ना, एक रूम होता है जिसके अंदर एटीएम का मशीन होती है, तो एक मशीन है, राइट। सो आई वांटेड टू गेट मनी, मुझे पैसा चाहिए था, बट द एटीएम डाइड। अब यहाँ पे एटीएम डाइड का क्या मतलब है, एटीएम डाइड का मतलब हो गया एटीएम में पैसा था ही नहीं, या ये फंक्शन ही नहीं कर रहा था, इसका जो फंक्शन है वो क्या हो गया था, खराब हो गया था, इट वॉज नॉट फंक्शनिंग, है ना। सो डाइड मतलब इंसान की मरने वाली जो सिचुएशन है उसको इससे कंपेयर कर दिया गया है। तो नॉन लिविंग थिंग्स को ह्यूमन क्वालिटीज दे दी हैं। माई हार्ट डांस्ड, अब देखो हार्ट डांस कर रहा है, डांस नहीं कर रहा होगा, हार्ट जोर जोर से धड़क रहा होगा, तो उसको उन्होंने डांस्ड बोल दिया। तो ऐसे ही ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल लाइन्स को यूज किया जाता है पर्सोनिफाई करने के लिए। आई होप आपको सबको पर्सोनिफिकेशन समझ आ गया होगा। आपका जो नेक्स्ट पोइटिक डिवाइस है वो है एलिटरेशन, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो अभी तक मैंने जो सिखाए हैं वो सारे इंपॉर्टेंट हैं। सिमिली, मेटाफर, पर्सोनिफिकेशन, जान होते हैं किसी पोम की, जान समझते हो, मतलब कि बैकबोन, है ना। तो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन ये जो है बाकी के एलिटरेशन, एनाफोरा, एसोनेंस, इनके साथ भी पोम बनती है, लेकिन ये आपको इतने नजर नहीं आते। एलिटरेशन तो फिर भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कोई भी लाइन जब आप बोलते हैं उसमें अगर एक ही लेटर को बार बार रिपीट किया जाए, जैसे ये बहुत ब्यूटीफुल एग्जांपल है, शी सेल्स सी शेल्स बाय द सी शोर। देख रहे हो, सा जब मैं इसको बोल रही हूं ना, शी सेल्स सी शेल्स बाय द सी शोर, तो आप नोटिस करोगे कि सा बहुत यूज हो रहा है ना। तो अगर मैं बोलती हूँ सेली सेल्स सी शेल्स बाय द सी शोर, अगर मैं ऐसा बोलती हूँ तो यहाँ पे भी मैंने क्या किया, सा को बार बार रिपीट किया, ठीक। इसको एलिटरेशन बोलते हैं। शी लेफ्ट द हेवन ऑफ हीरोज एंड केम डाउन। अब देखो यहाँ पे हेवन एंड हीरोज, राइट। सो शी लेफ्ट द हेवन ऑफ हीरोज एंड केम डाउन, तो यहाँ पे हेवन और हीरोज को रिपीट किया है। तो क्या सीखे हम इससे, एलिटरेशन इज द रेपिटेशन ऑफ इनिशियल कॉन्सोनेंट साउंड। तो कॉन्सोनेंट, वाउल नहीं, कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट मतलब व्यंजन, व्यंजन साउंड को अगर हम रिपीट करते जाते हैं, पास पास में रिपीट हो रहे हैं बार बार, नेबरिंग वर्ड्स में, वर्ड्स में, नेबरिंग मतलब पास पास के जो वर्ड्स हैं उनमें अगर रिपीटिशन दिख जाए आपको, तो आप समझ लीजिए वो एलिटरेशन है। अब एलिटरेशन एक बहुत बड़ा स्कैम है, आप समझ रहे हो, स्कैम समझते हो, मतलब आपके साथ धोखा। बचपन से लेके आपको एलिटरेशन के थ्रू चीजें सिखाई जा रही हैं और आपको शायद पता भी नहीं है, बिकॉज एलिटरेशन बहुत पावरफुल होता है। पावरफुल समझे, पावरफुल मतलब कि आप एलिटरेशन से बच नहीं सकते। आपको कोई भी चीज याद कराने के लिए एलिटरेशन का यूज किया जाता है। अभी मैं आपको कुछ ऐसे ऐसे वर्ड्स बताऊंगी जो आप बचपन से जानते हैं, एंड आप सरप्राइज्ड हो जाएंगे कि अरे मैम ये तो हमने पढ़ा है। जैसे कोका कोला, रेनबो रूम। अब देखो कुछ ऐसे नाम या आपके फेवरेट कैरेक्टर्स के नाम जो एलिटरेशन का यूज करके आपके दिमाग में सेट किए जाते हैं। पीटर पार्कर, सबको पता है स्पाइडरमैन का नाम। पी एंड पी, वंडर वुमन। क्यों इसको वंडर वुमन बोला गया, क्योंकि इनको पता था एलिटरेशन में अगर हम रिपीट करेंगे किसी कॉन्सोनेंट को तो पर्सन के दिमाग में ये जल्दी सेट हो जाएगा। मिकी माउस, मिनी माउस, राइट। एम एम, डोनाल्ड डक। पेपा पिग, बच्चों का कार्टून होता है पेपा पिग। तो इनको इतनी
क्राफ्टली यूज किया जाता है वर्ड्स को, जिससे कि बच्चे को ये वर्ड याद हो जाए। तो एलिट्रेशन इज वेरी इफेक्टिव। कहते हैं ना, आप किसी बात को बार बार बोलेंगे वो आपके दिमाग में सेट हो ही जाएगी। तो ऐसे ही ये तरीका होता है इन चीजों का, इन कंपनीज का। जैसे कोका कोला कंपनी हो गई, उसने जानबूझ के का से ही साउंड अपना लिया दोनों का, जिससे कि क्या हो, ये बंदे के सामने वाले के माइंड में फिट हो जाए, ये नाम याद हो जाए उन लोगों को। तो एलिटरेशन याद कराने का या इम्पैक्ट करने का लोगों को एक बहुत बड़ा तरीका होता है। नेक्स्ट जो आपकी पोइटिक डिवाइस है वो एसोनेंस है। जिस तरह से आपने अभी अभी एलिट्रेशन पढ़ी, कुछ कुछ मिलती जुलती एसोनेंस है, लेकिन यहाँ पे आपको साउंड के ऊपर फोकस करना है, वाउल्स के। वहां पे हमने किस पे किया था, कॉन्सोनेंट पे, इनिशियल लेटर्स पे। यहाँ हम लोग करेंगे वाउल्स पे। सो एसोनेंस इज अ लिटरेरी डिवाइस इन विच द रेपिटेशन ऑफ सिमिलर वाउल साउंड आएगा। अगर आप बोल रहे हैं कैट, ये आपको बचपन में पढ़ाया गया था, क्लास 1 में आपको क्या पढ़ाया जाता था, क्लास 1 में नहीं, आई थिंक इससे भी पहले पढ़ाया जाता होगा। आपको एक ही वाउल के वर्ड्स पढ़ाए जाते थे, जैसे कैट, सेट, मेट, बेट, रेट, राइट। तो अब इन सब में आपने देखा क्या हो रहा है, इन सब में क्या हो रहा है, ए का साउंड आ रहा है, मतलब कि वाउल साउंड आ रहा है। तो ये सारे एसोनेंस होंगे। अब मान लो किसी पोम में इन सबको एक साथ यूज कर लूंगी, तो मैंने एसोनेंस वहां यूज कर लिया। फिर मैं ऐसे ही कर सकती हूँ, विन, टिन, सिन, जिन, ठीक है। तो अभी मैं क्या कर रही हूँ, सेम एसोनेंस यूज कर रही हूँ। तो आप देखोगे जो राइमिंग स्कीम्स होती है वो एसोनेंस से ही बनती है ना। जो राइमिंग स्कीम लास्ट में बनती है, हम जो राइम बनाते हैं पोम की, वो एसोनेंस के थ्रू बन जाती है, वो एलिटरेशन से तो नहीं बन सकती। तो मैं बोलूंगी आई स्विम, फिर मैं बोल दूंगी इट स्किम, फिर मैं बोल दूंगी डिम, द लाइट वॉज डिम, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे जो भी वर्ड्स यूज किए हैं अभी अभी, वो किसकी वजह से राइम बना पा रहे हैं, वो किसकी वजह से राइम बना पा रहे हैं, इसको पढ़ेंगे रिमी, है ना, डिम। तो अब आप देखो ये किसकी वजह से राइम बन रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ एसोनेंस की वजह से राइम बन पा रहा है। एग्जाम्पल देख लेते हैं कुछ और जो हमें पोम्स में पढ़ने को मिलते हैं। He fell asleep under the cherry tree. तो चेरी, ट्री, स्लीप, ठीक है, तीनों में एक ही साउंड होगा। The cat is out of the bag. तो कैट, बैग, साउंड। Lazy, hazy, crazy, ये लाइन है पोम की। Those lazy, hazy, crazy days. इनफैक्ट ये भी ए वाला साउंड आपको देगा, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एसोनेंस। सो आई होप एसोनेंस सबको क्लियर हो गया होगा। एलिट्रेशन, एसोनेंस यही होता है। एलिट्रेशन में याद रखो कॉन्सोनेंट्स की बात हो रही है, ठीक है। एलिट्रेशन में कॉन्सोनेंट की बात हो रही है, एसोनेंस में किसकी बात हो रही है, वाउल्स की बात हो रही है। एनाफोरा, इसको कंफ्यूज नहीं करेंगे एसोनेंस और एलिट्रेशन से। एनाफोरा एक बिल्कुल अलग डिवाइस है, इसमें रेपिटेशन होगा, इसको रेपिटेशन से कंपेयर कर सकते हैं, सिमिलर है। एनाफोरा में क्या होता है, कोई भी लाइन आपने लिखी, 2-3 लाइनें एक साथ, उन सबकी बिगिनिंग सेम होनी चाहिए। एनाफोरा इज अ रिटोरिकल डिवाइस दैट फीचर्स द रेपिटेशन ऑफ अ वर्ड और फ्रेज एट द बिगिनिंग ऑफ सक्सेसिव सेंटेंस, फ्रेजेस और क्लॉजेस। तो एक बहुत फेमस लाइन है, वो मैं आपको बताती हूँ। जो चार्ल्स डिकेंस है ना, इनका एक नॉवेल है, ठीक है, अ टेल ऑफ 2 सिटीज, बहुत फेमस नॉवेल है इनका। ये शुरू कैसे होता है, इसकी स्टार्टिंग लाइंस हैं ये जो आपके सामने दिख रही हैं। क्या लिख रहा है इसमें, इट वॉज द बेस्ट ऑफ टाइम, इट वॉज द वर्स्ट ऑफ टाइम, इट वॉज द एज ऑफ विजडम, इट वॉज द एज ऑफ फुलिशनेस। अब आप इसमें देखोगे तो आप नोटिस करोगे कि 4 क्लॉजेस दे रखे हैं, और चारों क्लॉजेस शुरू कैसे हो रहे हैं, इट वॉज दी, इट वॉज दी, इट वॉज दी, इट वॉज दी, राइट। तो इसको हम लोग बोलते हैं एनाफोरा। आपने शायद से एमेंडा पोम पढ़ी है, तो उसकी 2 लाइनें डोंट से स्टार्ट होती हैं, डोंट बाइट, डोंट डू, डोंट डू। फिर आई थिंक 2 लाइनें डिड नॉट से स्टार्ट होती है, फिर 2 लाइनें किसी और लेटर से, वर्ड से स्टार्ट होती है। तो जो वर्ड स्टार्टिंग के जो वर्ड्स होते हैं ना, लाइन की स्टार्टिंग के जो वर्ड्स होते हैं वो रिपीट होने चाहिए। कोई कोई लाइनें एंड से स्टार्ट होती है, एंड, तो 2-3 लाइनें लगातार एंड से स्टार्ट होती जाती है, तो वो भी एनाफोरा हो गया। तो एनाफोरा में क्या है, कोई लेटर या कोई साउंड रिपीट नहीं होगा, वर्ड ही पूरा पूरा रिपीट होता है, वो भी स्टार्टिंग ऑफ द लाइन में। आगे पीछे से कोई मतलब नहीं है, स्टार्टिंग ऑफ द लाइन। कहाँ पे देखना है, एट द बिगिनिंग, स्टार्टिंग ऑफ द लाइन,
ये होता है आपका एनाफोरा। अब देखो एक और बहुत इंटरेस्टिंग सा पोइटिक डिवाइस है, फिगर ऑफ स्पीच है, जो आपको पता होना चाहिए। बहुत इंटरेस्टिंग फिगर ऑफ स्पीच होता है ये। बहुत सारे बच्चों को अभी ये यूज करना नहीं आया है और शायद ढूंढना भी नहीं आता है, लेकिन इजी है, इजी है। होता क्या है ओनोमोटोपिया में? ओनोमोटोपिया इज ऑल अबाउट द साउंड। अब ये साउंड आपको कहाँ से आ रहा है? झरने से आ रहा है, वाटरफॉल से आ रहा है, बर्तन गिर रहे हैं, यूटेंसिल्स के गिरने से आ रहा है ना? डॉग बार्क कर रहा है तो आ रहा है, कैट म्याऊ कर रही है तो आ रहा है, ड्रैगन कोई आवाज निकाल रहा है तो आ रहा है, लायन रोर कर रहा है तो आ रहा है। चलो ये तो एनिमल्स हो गए। इसके अलावा आपकी बुक के पेजेस चेंज कर रहे हो तो कोई आवाज आ रही है क्या? बर्तनों के खटकने की कोई आवाज आ रही है क्या? खिड़की के विंडो बंद हो रही है, खुल रही है तो कोई आवाज आ रही है क्या? इन सारी आवाजों को ही ओनोमोटोपिया बोला जाता है। अब इसका यूज क्यों किया जा रहा है मैम? तो होता क्या है, किसी भी पोम को विजुअलाइज कराने के लिए, किसी भी पोम को फील कराने के लिए, जैसे बोलते हैं ना सारे सेंसेस काम करने चाहिए। जैसे आजकल तो आपने देखा होगा 5D जो मूवीज देखने के लिए जाते हैं, उसमें आपको अगर बारिश भी है तो वो फील भी कराई जाती है ना, दिखाई भी जाती है। और जो 3D होता है उसमें क्या होता है, स्क्रीन से बाहर निकलने लगते हैं ऑब्जेक्ट्स, ऐसा लगता है कि बिल्कुल हमारे पास में। जैसे मैंने आई थिंक कोई मूवी देखी थी, मार्शियल मूवी मैंने शायद से देखी थी थिएटर में 3D में, तो उसमें लगता है कि जो स्पेस है वो बिल्कुल हमारे सर के ऊपर से निकल के जा रहा है, स्पेस क्राफ्ट। तो ये क्या हुआ, ये आपके सेंस एक्टिवेट करने का तरीका हो गया कि आपको लगना चाहिए हर सेंस आपका एक्टिवली इस चीज को एंजॉय कर पा रहा है। ऐसे ही पोइटिक डिवाइसेस में साउंड को एंजॉय करने के लिए, कि अगर बोला है लायन ने रोर रोर किया है तो वो लगना चाहिए कि रोरिंग की आवाज आ रही है। इस फील करने के लिए, इस चीज को फील करने के लिए ओनोमोटोपिया का यूज किया जाता है। सो एन ओनोमोटोपिया इज अ वर्ड दैट इमिटेट्स द साउंड इट रिप्रेजेंट्स। ठीक, तो लिखा होगा द माउस वीक। आई थिंक आपकी जो पोम है ना, द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन, ये वाली पोम है आपकी क्लास 10th में, द टेल ऑफ कस्टर्ड, कस्टर्ड नाम का ड्रैगन होता है, उसकी पोम है ये। तो इसमें बहुत अच्छे से बहुत सारे ओनोमोटोपिया यूज हैं, तो आपको वो पढ़ने को मिलेगी पोम, तो आप देखोगे उसमें जो डॉग है वो ग्राउल कर रहा है, या जो कैट है वो वीक वीक, जो माउस है वो वीक वीक कर रहा है, बर्तन गिर रहे हैं तो रैटलिंग की आवाज आ रही है। इस तरह से साउंड वहां पे दिखाए गए हैं, ठीक है, ताकि आप उनको फील कर सकें। So it creates a sound effect that mimics the thing described, making the description more expressive and interesting. तो description जो है आपका, पोम जो है आपकी, वो कैसी हो जाती है, और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाती है, और भी ज्यादा एक्सप्रेसिव हो जाती है, आप फील करने लगते हैं। तो पोम में लिखा होगा द चाइमिंग ऑफ द बेल्स रैंग, मतलब बेल्स की चाइम करने की आवाज आ रही है, तो चाइमिंग वर्ड ऑनोमोटोपिया हो गया। मतलब जहां भी आपको आवाज आए ना, ऐसा नहीं एनिमल की है, कुछ भी आवाज हो सकती है। द बूम ऑफ द एक्सप्लोजन, एक्सप्लोड हुआ, कहीं पे बम फटा, बूम ऐसी आवाज आई। द बजिंग ऑफ बी, बी जब फ्लाई करती है तो कैसी आवाज होती है, बज, ऐसी आवाज आती है, बजिंग की आवाज आती है, तो उसको बजिंग बोलते हैं। तो ये अगर कहीं पोम में लिखी होगी तो आपको समझ जाना है यहाँ पे ओनोमोटोपिया यूज हो रहा है। द बुक फेल ऑन द टेबल विद लाउड थम्प, तो साउंड किसका आया जब बुक गिरी नीचे, थम्प का साउंड आया। ठीक है, तो कोई भी चीज ऊपर से नीचे गिरेगी तो थड का साउंड, थम्प का साउंड, ऐसे साउंड आपके आएंगे, तो उनको आप समझ लेंगे कि ये ओनोमोटोपिया यहाँ पे यूज हो रहा है साउंड बताने के लिए। लीव्स जो रसल करती हैं, मतलब जो आवाज आती है, सुबह सुबह तेज हवा चल रही है, या जमीन पे सूखी हुई लीव्स हैं वो आगे बढ़ रही हैं हवा की वजह से, तो उनकी भी एक आवाज होती है, उसको बोलते हैं रसलिंग करना। ठीक है, सो द रसलिंग लीव्स केप्ट मी अवेक, तो नाइट में हवा चल रही थी, लीव्स की आवाज आ रही थी, तो मैं जगा रहा उस आवाज की वजह से। तो अगर मैं यहाँ पे लीव्स केप्ट मी अवेक लिखी होती तो आपको क्या पता चलता, लीव्स क्यों जगा रही है किसी को, लेकिन जब लिखा रसलिंग तो आपने इस चीज को फील किया कि अच्छा लीव्स में से आवाज आ रही थी। और आप लोग, आई नो 80% ऑफ यू नाउ कैन इवन listen to that sound right now when you are reading this line, the rustling leaves kept me awake। तो आपके अंदर एक छोटा सा
फील आएगा कि हाँ जो लीव्स हैं वो जब रसल करती हैं, उनकी जो आवाज आती है हिलने की वो कैसी होती है। तो आपने उसको इमेजिन कर लिया, किसकी वजह से? इस वर्ड की वजह से। ये वर्ड का मतलब हो गया यहाँ पे ऑनोमोटोपिया यूज हुआ है। क्लियर है जी। नेक्स्ट पोइटिक डिवाइस पे आ जाएं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। आपकी किसी पोम में अभी आया है या नहीं मुझे नहीं पता श्योरली, बट हाइपरबली इसको बोलते हैं, हाइपरबोल नहीं, हाइपरबली। ठीक है, इसकी जो प्रोनाउंसिएशन है वो क्या है? हाइपरबली। आपको ये पिक देख के क्या समझ आ रहा है? आपने बहुत बार ऐसा सुना होगा दैट आई क्राइड फुल ऑफ बकेट। ठीक है, आई क्राइड एंड आई फिल्ड अ बकेट, मतलब कि एक बाल्टी भर गई मेरे आंसुओं से, है ना? तो क्या ये कभी भी पॉसिबल है? क्या ये पॉसिबल है? मुझे ये बताओ। ये पॉसिबल ही नहीं है कभी भी। चाहे आप कोई इंसान सुबह से लेके शाम तक भी रोएगा तो भी वो बास्केट फुल नहीं कर सकता, है ना? अब जैसे ऐसा बोला जाता है, आई लव यू टू द मून एंड बैक। आपने ये लाइन सुनी है? टू द मून एंड बैक, मतलब कि द लव दैट आई डू इज, यू कैन कंपेयर इट विद द डिस्टेंस ऑफ मून एंड कमिंग बैक। अच्छे अच्छे नहीं जा सकते मून के ऊपर और वापस आना, राइट? मतलब ये बहुत इतना इजी नहीं होता इस प्रोसेस को करना, लेकिन कहना बहुत इजी है क्योंकि हमारे पास में एक पोएटिक डिवाइस है जिसको हम यूज कर सकते हैं। इसको बोलते हैं हाइपरबली। हिंदी में इसको बोलेंगे बढ़ा चढ़ाकर बातें करना। अब आप अगर देखोगे तो आप नोटिस करोगे कि हमारे जो हिंदी मूवीज है, सॉन्ग है, शायरी है, ये हाइपरबली पे बहुत ज्यादा रिलाई करती हैं। हमें बस बोलने से मतलब है, राइट? किसी भी पोम में, किसी भी मूवी में, किसी भी सॉन्ग में डायलॉग डिलीवरी जो होती है वो बहुत ज्यादा हाइपरबली होती है, जो सच नहीं हो सकती। आप सब लोगों को एग्जाम्पल समझ आ गए होंगे जब मैं आपको ऑलरेडी बता रही हूँ। जैसे कोई पर्सन कभी बोल देगा सॉन्ग में कि मैं चांद सितारे तोड़ लाऊंगा। कैसे पॉसिबल है? कैसे करोगे ये काम? हो ही नहीं सकता। हवाओं का रुख मोड़ दूंगा, मतलब इट्स, यू आर नॉट, यू डोंट हैव एनी सुपर नेचुरल पावर, तो ये नहीं पॉसिबल है आपके लिए। ये क्या है? नेचुरल फिनोमेना है, आप इसमें कुछ नहीं कर सकते। लेकिन बोलने में क्या जा रहा है? क्योंकि हाइपरबली हमारे पास हमें राइट देता है कि हम बड़ा चढ़ा के कुछ भी बोल सकते हैं। सो हाइपरबली इज एन एग्जैजरेशन। एग्जैजरेशन का मतलब क्या हो गया? किसी भी बात को बढ़ा चढ़ाकर बोलना। और एन ओवर स्टेटमेंट, ओवर स्टेट कर सकते हैं ना हम, किसी भी बात को ज्यादा से ज्यादा बड़ा चढ़ाकर बोल सकते हैं। इन रिटोरिक एंड लिटरेचर हाइपरबली इज ऑफन यूज फॉर सीरियस, कॉमिक एंड आयरॉनिक इफेक्ट्स। तो कभी कभी आयरॉनिकली भी यूज किया जाता है। कॉमिक में तो करते ही है, सीरियस में तो करते ही है ना? सीरियसली, कोई सीरियसली बोल देता है कि मैं तुम्हें चांद चाहिए ना, मैं तोड़ खिला दूंगा तुम्हारे लिए, तो मतलब बहुत, वो जो बंदा है वो बहुत ही ज्यादा डिवोटेड है अपने लव में, अपने फ्रेंडशिप में, एंड ही इज सेइंग दिस विद हिज हार्ट आउट, बट एक्चुअली दिस इज नॉट ट्रू। सो हमारे लिए वो फनी सिचुएशन हो सकती है। ऐसे ही कभी बोलते हैं कि मेरे जो फीट हैं वो इतने बड़े हैं जितने बोट्स हैं। तो देखो यहाँ पे एक तो सिमिली यूज हो ही गई, ऊपर से यहाँ पे एक और चीज क्या यूज हो गई? हाइपरबली यूज हो गई, क्योंकि बोथ से कंपेयर किया है फीट को, और फीट कभी किसी के इतने बड़े नहीं हो सकते अनलेस एंड अनटिल वो कोई मूवी का एनिमेटेड पर्सन ना हो या ऐसा कुछ मिथिकल क्रिएचर ना हो। हम कैसे बोल दें कोई किसी के फीट इतने बड़े हैं? आई नियरली डाइड लाफिंग, हंसते हंसते ऑलमोस्ट मैं मरने ही वाला था। ये लाइन आपने बहुत बार सुनी होगी, लेकिन हंसने में और मरने में बहुत फर्क है। मरना इज नॉट दैट इजी, है ना? इसको ऐसा बोला जाता है क्योंकि हमारी सांस रुक जाती है। तो लेकिन अब सांस रुकने का मतलब ये नहीं हो गया कि आप बिल्कुल मर ही जाओगे। सो आई नियरली डाइड लाफिंग अगर आप बोलते हैं तो इसको एक नॉर्मल फिनोमेना में कोई भी बोल देता है, बट एक हाइपरबली है क्योंकि इतना ईजी नहीं होता। आई लव यू टू द मून एंड बैक, मैं आपको एग्जाम्पल इसका ऑलरेडी दे चुकी हूँ। अब आपको एक चीज बताती हूँ। इंग्लिश में ये जो कहावत है ये एक एक्चुअली एडवर्टीजमेंट है। क्या है ये? एडवर्टीजमेंट। इस कंपनी के ऊपर केस हो गया था। क्यों हो गया था केस? क्योंकि इन्होंने बोला रेड बुल गिव्स यू विंग्स। अपनी लाइन के टैग लाइन दे दी थी रेड बुल की। एक सॉफ्ट ड्रिंक आती है अगर आपने सुना होगा तो इन लोगों के ऊपर केस किया गया। एक पर्सन ने बोला कि मेरे को तो विंग्स मिले नहीं है तुम्हारे रेड बुल पीने के बाद में, और तुमने तो बोला है रेड बुल गिव्स यू विंग्स। आपने शायद इसको सुना होगा एडवर्टीजमेंट को। तो उन्होंने फिर अपना जो स्टेटमेंट है वो वापस ले लिया कि हम अब ऐसा नहीं लिखेंगे।
तो ये एक हाइपरबली हो गई कि आप जैसे ही पिएंगे आपके अंदर विंग्स आ जाएंगे, मतलब उनका कहने का मतलब था आप लाइट फील करेंगे, है ना। लेकिन लिटरली अगर आपको मीनिंग समझ आ रहा है तो आप समझ जाओ ये हाइपरबली बोल रहा है इसमें। सो दिस वाज हाइपरबली, बड़ी इंटरेस्टिंग सा पोइटिक डिवाइस होता है ये। कभी भी जो भी कुछ बोलना है उसके लिए आप इसको यूज करिए, एग्जैजरेशन के लिए और ज्यादा एक्सप्रेस करने के लिए अपने आप को आप इनको यूज करते हैं। Let's learn about oxymoron now, and this is going to be the last poetic device for you for today. और ये बहुत इंपॉर्टेंट है बाय द वे, एंड व्हेन आई से इट्स इंपॉर्टेंट, एक्चुअली सारी ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अब तक मैंने जो पढ़ाई है, लेकिन ये भी कुछ कम नहीं है, ये एक्चुअल में ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ऑक्सीमोरन को आप इस तरह से समझिए, ये जो दो वर्ड्स होंगे ना, वर्ड ये एक होगा और ये दूसरा होगा, ये एक दूसरे के ऑपोजिट होंगे। क्या होंगे ये एक दूसरे के ऑपोजिट होंगे, लेकिन फिर भी एक अच्छा साउंड दे रहे होंगे, लगेगा कि आपस में एक दूसरे के साथ हैं। वर्ड्स दैट आर ऑपोजिट यूज्ड साइड बाय साइड, जैसे आपने कभी सुना होगा इट्स एन ओपन सीक्रेट। अब ये एक दूसरे के एंटोनिम होंगे और लिखे साथ में हैं, और देखो एक सेंस भी बना रहे हैं। ओपन सीक्रेट मतलब जो तुमने मुझे बोला एक ओपन सीक्रेट है, ये मतलब खुला हुआ है और सीक्रेट है बंद है, मतलब ऑपोजिट हो गया ना। अब इस पिक को देख के आपको समझ आ रहा है, सिस्टर्स फाइट करती हैं। कैसी फाइट करती हैं? फ्रेंडली फाइट करती हैं, फ्रेंडली फाइट। अब फ्रेंडली फाइट एक दूसरे से ऑपोजिट वर्ड्स हो गए, मेक्स नो सेंस, ठीक है। सो फ्रेंडली फाइट एंड दिस मेक्स नो सेंस, दोनों ही गलत है, ऑपोजिट वर्ड्स हैं। और एग्जांपल्स देख लेते हैं। माई सिस्टर एंड आई हैड अ फ्रेंडली फाइट ओवर क्लॉथ्स। सारा एट द होल पीस ऑफ पाई। अब होल एंड पीस दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट, होल मतलब पूरा। अब अगर मान लीजिए ये एक पिज्जा है, पाई है, तो ये होल हो गया, और इसका एक पीस कितना हो गया? ये पीस हो गया। तो होल एंड पीस एक दूसरे के ऑपोजिट हो गए। ओपन सीक्रेट, बिटर स्वीट लव। बिटर कड़वा, स्वीट मीठा, तो दो वर्ड्स एक साथ मिलेंगे। लिविंग हिस्ट्री, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल। हिस्ट्री है तो पास्ट है, लिविंग हो ही नहीं सकती। कुछ लिविंग है तो वो हिस्ट्री बना ही नहीं है अभी तक। हिस्ट्री, लिविंग हिस्ट्री, ठीक है। ऑल राइट, सो देर इज अनदर वन दैट इज पैलिंड्रोम, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑक्सीमोरन ना आपको पोम्स में बहुत देखने को मिलेगा। इनफैक्ट आई थिंक एक दो पोम्स में है भी, मैं बताती हूँ। क्लास 10th की ऑलरेडी मैं पढ़ा चुकी हूँ ये पोम, क्लास 10th की, जिसमें ऑक्सीमोरन दिया हुआ है। आई डोंट रिमेम्बर द वर्ड। अगर आप लोग को वर्ड याद आता है वो वाला फ्रेज तो आप मुझे बताना, उसमें ऑक्सीमोरन है, दूसरे एक दूसरे के ऑपोजिट वर्ड्स हैं वो। और ये पोम मैं पढ़ा चुकी हूँ ऑलरेडी, इसका मतलब वो फर्स्ट टर्म के सिलेबस में आई है। डस्ट ऑफ स्नो या फिर फायर एंड आइस, इनमें से कुछ तो है जिसमें, आई डोंट रिमेम्बर, बट कुछ तो है एक फ्रेज जो यूज हुआ है। तो आपको अगर याद आएगा तो आप मुझे कमेंट में जरूर बताना वो वाला फ्रेज कौन सा था, ठीक है। चलो जी, अब बात कर लेते हैं पैलिंड्रोम की। क्या होता है पैलिंड्रोम? तो इसको आप इस तरह से समझो, आप वर्ड को आगे से पढ़ोगे पीछे से पढ़ोगे उसका मतलब सेम होगा, इसको पैलिंड्रोम बोला जाता है। और वर्ड यूज किए जाते हैं ऐसे फन क्रिएट करने के लिए। सो द वर्ड्स दैट आर सेम स्पेल्ड फ्रॉम फ्रंटवर्ड्स एंड बैकवर्ड्स। तो इसको बड़ा इंटरेस्टिंग सा बनाने के लिए पोम को कभी कभी ऐसे वर्ड्स यूज किए जाते हैं। जैसे आप अगर इस लाइन को पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि चाहे आप इसको यहां से पढ़ लो चाहे आप इसको यहां से पढ़ लो, एक ही लाइन बनेगी। नोर्मा इज एज सेल्फलेस एज आई एम। रॉन, रॉन को बोल रहा है दैट नोर्मा इज एज सेल्फलेस एज आई एम। तो आप इसको ऐसे पढ़ो ठीक है, या ऐसे पढ़ो, दोनों तरीके से ऑपोजिट सेम ही होगा। बोरो और रॉब, अगर आप इसको देखोगे तो बोरो और रॉब उल्टा सीधा एक समान, ठीक है। इसको पैलिंड्रोम बोलते हैं। तो आप अगर चाहें तो 1 से लेके 14 लेटर्स का हिंदी इंग्लिश में पैलिंड्रोम्स ढूंढ सकते हैं, आपको बहुत इजीली मिल जाएगा। नेवर, ऑड और इवन। नेवर, ऑड और इवन, ऑपोजिट करेंगे तो भी, ऐसे करेंगे तो भी। वॉज इट अ कार और अ कैट आई सॉ? कितना अच्छा क्वेश्चन है, देखो। सो वॉज इट अ कार और अ कैट आई सॉ? इजी। तो इनको हम लोग क्या बोलते हैं? इनको हम लोग पैलिंड्रोम बोलते हैं। आपको कोई पैलिंड्रोम वर्ड अभी इस टाइम याद आ रहा है तो मुझे कमेंट में बताओ। अगर आपको कोई भी कमेंट में बताना है आपको, अगर आपको कोई भी पैलिंड्रोम वर्ड इस टाइम याद आ रहा है तो, ठीक है।
टेस्ट योर नॉलेज. लेट्स टॉक अबाउट द नॉलेज ऑफ योर फिगर ऑफ स्पीच नाउ. इतने सारे मैं आपको सिखा चुकी हूँ. क्विज दूंगी आपको, ठीक है. एक आपके सामने क्वेश्चन आएगा, आपको देना है मुझे उसका आंसर. शुरू करें भाई. ऑलराइट, सो लाइफ इज अ बीच. व्हाट डू यू थिंक, ये कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है? इसमें मेटाफर यूज है, एलिटरेशन है या सिमिली है? देखो, रिपीट कुछ हो नहीं रहा है, एलिटरेशन होगा नहीं, एज लाइक लिखा नहीं है, सिमिली होगा नहीं. तो मैंने आपको बोला था ना, जो मेरी टीचर ने हिंट दी थी कि कुछ ना हो, कुछ ना मिले तो मेटाफर तो होगा ही होगा. ठीक है, तो ऐसे भी आप ढूंढ सकते हैं. इसके अलावा ऑफ कोर्स एक इंटेलिजेंट तरीका इसको ढूंढने का है. अगर मैंने आपको बोला लाइफ इज अ बीच, मैंने आपको बताया था टू बी फॉर्म से इसको एक्सप्रेस किया जाता है, इज एम आर लिखा होगा. और किसी चीज को किसी चीज से कंपेयर किया जाता है, सीधा सीधा बोल दिया जाता है, लाइफ बीच की तरह है. ठीक है जी. तो यहां का करेक्ट आंसर क्या है? मेटाफर. नेक्स्ट क्वेश्चन. पीटर पाइपर पिक्ड अ पैक ऑफ पिकल पेपर. पीटर पाइपर पिक्ड अ पैक ऑफ पिकल पेपर. क्या चीज रिपीट हो रही है? पी लेटर बार बार रिपीट हो रहा है. इनिशियल कॉन्सोनेंट ऑफ ईच वर्ड, कंसेक्यूटिव वर्ड्स और नेबरिंग वर्ड्स, तो हम उसको एलिटरेशन बोलते हैं. ठीक. सो आई एम हंग्री, आई कुड ईट अ हॉर्स. आई एम सो हंग्री, आई कुड ईट अ हॉर्स. क्या यूज हो रहा है यहाँ पे बताओ? मैं कितनी भी भूखी हूँ, क्या ऐसा कभी होगा कि मैं पूरा हॉर्स खा जाऊंगी? मतलब ऑब्वियसली ये क्या है, एक हाइपरबली सिचुएशन है जो बस बोलना है, बोल दिया. ठीक है जी. द बजिंग बी स्टार्टल्ड मी. बजिंग बी स्टार्टल्ड मी. साउंड आ रहा है, किसका साउंड आ रहा है? बी का. तो ये क्या हो गया आपका? ऑनोमोटोपिया हो गया, जो साउंड से रिलेटेड आपको किसी भी फिगर ऑफ स्पीच के बारे में बता रहा है. पोम को और ज्यादा आपका कैसा बना रहा है? एक्सप्रेसिव बना रहा है. ब्यूटिफुली डन एवरीवन. बहुत अच्छे आंसर्स आप लोगों ने दिए हैं एंड आई एम श्योर जितनी भी पोएटिक डिवाइसेस मैंने आपको सिखाई हैं आज, आपको अच्छे से समझ आ गई हैं. नेक्स्ट सेशन आपको किस टॉपिक के ऊपर चाहिए, मुझे कमेंट सेक्शन में सब लोग बताएंगे एंड आई विल मेक अ वीडियो ऑन दैट टॉपिक नेक्स्ट टाइम. ठीक है भाई, चलो. सो दैट इज इट एवरीवन. विल सी यू अगेन वेरी सून. टिल देन बाय एवरीवन एंड टेक केयर.